आज के इस लेक्चर में हम आपको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में बताएंगे वाया ट्रांसमिशन ग्रेडिंग, जिसको एनस्लिट डिफ्रैक्शन भी बोला जाता है। तो इस लेक्चर को समझने से पहले आपको डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि डिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन से हमको एम्पलीट्यूड कितना मिलता है। इसी से आगे हम यहाँ एनस्लिट के लिए शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसमिशन ग्रेडिंग क्या होती है। ठीक है। ट्रांसमिशन ग्रेडिंग ऐसा होता है कि सिंगल लेग की सीट होगी, इसके ऊपर इस तरीके से बहुत सारी इक्वली स्पेस स्लिट्स को खींच दिया जाएगा। तो जब इसको खींचेंगे तो ये वाला जो ये होगा, ये ओपेक की तरह काम करेगा, ओपेक मीडियम की तरह, मतलब ये लाइट को पास नहीं होने देगा। और जो बीच का खुला रीजन होगा इन दोनों के बीच में, इससे लाइट पास होगी। तो ग्रेडिंग में आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की 300 से 1200 लाइन होती है पर मिलीमीटर में। तो जब इतनी लाइन्स इसमें आएंगी तो समझिए कि कितना बीच का रीजन कितना कम बचेगा। वो एक छोटा सा रीजन होता है क्योंकि हमको कंडीशन भी तो फुलफिल करनी है ना, कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो ग्रेटर इक्वल टू ए की होनी चाहिए, तो तभी जाके डिफ्रैक्शन होगा। अप्रोक्सीमेट में भी होता है और ग्रेटर में भी होता है। ठीक है। तो ये बात रही आपकी डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग के बारे में। तो जैसे ही मोनोक्रोमेटिक लाइट इससे पास होती है तो आपका डिफ्रैक्शन होता है, बस आपको इतना समझना चाहिए। तो जैसे हमने सिंगल स्लिट वाले वीडियो में देखा था, इसकी लेंथ मैंने ए मानी थी। ठीक है। और जो यहाँ से पाथ डिफरेंस निकल रहा था वो ए साइन थीटा निकल रहा था आपका। ठीक है। लेकिन एन स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होगा, आपकी स्लिट ये कैसे बने, इस तरीके से एक पूरा का पूरा ओपेक रीजन था, इससे बिल्कुल लाइट पास नहीं हो सकती क्योंकि इससे टकरा के वापस लौट जाएगी। ठीक है। हमने क्या करा, इसी में हमने छोटे छोटे वो कर दिए, एक इतना रीजन ये छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, ऐसे करके ग्रेडिंग बन गई। इसको बोला जाएगा ग्रेडिंग। अब इसमें ये वाला रीजन जो है ये आपका ट्रांसपेरेंट होगा, ये वाला रीजन ओपेक होगा। तो इस तरीके से बनेगी। देखिए, एक स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है, और इसके बीच में एक खाली स्पेस है, तो इसको ए बोला गया और ये बी हो गया। ठीक है। तो इस ए प्लस बी को डी बोला जाता है, मतलब जो ओपेक रीजन है और जो ट्रांसपेरेंट रीजन है। ठीक है। तो इसको ग्रेडिंग एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पर बी क्या है, विद ऑफ द ओपेक रीजन। ये देखिए, जैसे ही मोनोक्रोमेटिक लाइट इससे पास होती है, ठीक है, आपको डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा। ठीक है। फोकल प्लेन ऑफ L2 में, इसके यहाँ पर ये L2 लेंस है, ये L1 लेंस है, ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं। ठीक है। तो अब आप थ्योरी में क्या लिखोगे, कि एक सोर्स ऐसे है जो L1 लेंस के फोकस पे रखा हुआ है, इससे जो लाइट जाती है ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है। तो पैरेलल वेव फ्रंट यहाँ से निकल रहे हैं, इससे टकराते हैं और ये अपनी डायरेक्शन को बदल देते हैं, यही डिफ्रैक्शन है। तो ये डायरेक्शन किस एंगल में बदली, थीटा एंगल पे बदली, और यहाँ से जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, डी साइन थीटा आ जाएगा। क्या करता है, ये जो एरिया है ये एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं। ईस्ट स्लिट एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेट्स, और ये हर डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं। ठीक है। थीटा क्या है, ये डिफ्रैक्टेड वेव है किसी भी एक साइड से। तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस कितना निकल गया, क्या, डी साइन थीटा। सिंगल स्लिट में आप देखेंगे ए साइन थीटा निकल के आता है। यहाँ पर एन स्लिट है तो ये वाला रीजन तो लेना ही पड़ता है और ये वाला रीजन भी लेना पड़ता है, तो ये डी साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो चीजें होती है, सिंगल स्लिट से आपका डिफ्रैक्शन होता है, और जब अलग अलग स्लिट को सबको कंबाइन करके देखोगे तो वहां पर इंटरफेरेंस हो जाता है। तो एन स्लिट से आपको इंटरफेरेंस मिलने लग जाएगा। तो इसी के लिए अब हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला निकालेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि ये सिंगल स्लिट वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो ये उसका एम्पलीट्यूड निकल के आया था सिंगल स्लिट से, जो डिफ्रैक्शन में पैटर्न है। यहाँ पर ए नॉट उसका एम्पलीट्यूड है हाईएस्ट, ए क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट, और ये क्या है, फेस फैक्टर था, और साइन बीटा अपॉन बीटा। तो इसका मतलब हमने रफली देखा था कि ए स्लिट किस पे डिपेंड कर रहा था, साइन बीटा अपॉन बीटा पे डिपेंड कर रहा था। इसका हमने ऐसा ग्राफ भी बनाया था, इस तरीके से बना था। ठीक है, वो सब देख लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एन स्लिट है तो इसको नंबरिंग करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से स्लिट बनाएंगे अलग अलग। तो ये 1 नंबर स्लिट, ये 2 नंबर स्लिट, 3, ऐसे ऐसे चलते चलते ये m नंबर की स्लिट है। तो किसी भी एक m नंबर की स्लिट को लेंगे, और m कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, 0 से n-1 तक, टोटल जोड़ोगे तो n होंगे। ठीक है। और mth स्लिट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सिंगल स्लिट के ही एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, a प्लस बी। तो यहाँ पर जो ये फैक्टर आ रहा है ना, e⁻ i k a साइन थीटा बाई 2, इतना है। ये आप बाई 2 का फैक्टर हटा दीजिए। ठीक है। इसको हटाइए और इसको क्या करिए, ऐसा लिखिए, e⁻i के a के बदले लिख दीजिए d। ठीक है। और mth स्लिट है तो एक m, एक नंबर आएगा, तो टोटल फैक्टर md रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद ये साइन थीटा आ जाएगा। तो a के बदले कितना रखना है, md। जैसे आपकी सिंगल स्लिट होगी तो d के बदले a हो जाएगा, m के बदले 1 हो जाएगा, तो वही आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इतना निकल के आ गया, ये i k m d साइन थीटा।
ठीक है। और इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ये देखिए इसके बाद आप ऐसा करेंगे कि जो ये ई टू द पावर आई एम साई, बाकी चीज को साई मान लेंगे। अब साई की वैल्यू क्या है, के डी साइन थीटा, और के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये होगा 2 पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी है, साई की है। देखिए 2 पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा इतना निकल के आ गया, तो ये साई की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो ये एक mth स्लिट से जो आपको एम्पलीट्यूड मिल रहा था इतना है। ठीक है, अब टोटल एम्पलीट्यूड अब आपको निकालना है, तो सारी स्लिट का कॉन्फ़िगरेशन जोड़ना पड़ेगा। मैं अभी आपको बताऊंगा आगे जाके 2 का फैक्टर क्यों हटाया, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एम्पलीट्यूड जो आपको निकालना है n स्लिट से आपने जोड़ दिया, पहली स्लिट से कितना निकला, दूसरी स्लिट से कितना निकला, तीसरी स्लिट से कितना निकला, चौथी, तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ये आगे वाले फैक्टर को मैंने सिंगल स्लिट वाला मान लिया। ठीक है, और ये वाला पूरा ये आपका आ गया सिंगल स्लिट के लिए, और ये फेस फैक्टर यहाँ पर यही वेरी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्लिटों के नंबर बदल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसको हमको समेशन करना है n-1 तक। ठीक है, तो इसी में रख के आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि अब देखो ये अगर इस सीरीज को मैं खोलूंगा तो ये कैसे खुलेगी, देखो ये वाले फैक्टर को देखो, सिर्फ ये यहाँ पर इसको मैंने एस एन मान लिया, ये वाले फैक्टर को। तो जब जब आपने m के बदले 0 रखा तो e⁻0 क्या हो गया, 1 हो गया। m के बदले 1 रखा तो आई साई हो गया। m के बदले 2 रखा तो आई टू साई हो गया, और m के बदले n-1 रखा तो इतना हो गया। ये एक तरीके से जीपी बन रही है। जीपी बन रही है, आपको कैसे पता चलेगा, एक कॉमन रेशियो होना चाहिए। जीपी बनने के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया जाता है, तो सेकंड टर्म e⁻i साई है, और फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे 1 हो गया, इतना निकल गया। अब ये दूसरे टर्म को करो, e⁻i टू साई, e⁻i साई। ठीक है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये होगा e⁻i टू साई माइनस आई साई, इतना हो जाएगा। पावर से बेस सेम है तो पावर घट जाएगी, तो ये हो जाएगा e⁻i साई, दो में से एक घटाएंगे वापस। तो सेम इसका ये है फैक्टर, आर की वैल्यू है। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी कितना होता है, 1 - r⁴ और इसमें आर कितना है, इसमें आर है e⁻i साई, ये आपका कॉमन रेशियो। तो इसी फॉर्मूले रखो, देखो 1 माइनस ये आर की वैल्यू होगी, इसकी पावर एन हो गई, -1 माइनस e⁻i साई हो गया। ये क्या होगा, पावर आपस में प्रोडक्ट हो जाएगी, तो ये इतना ही बन जाएगा। देखो ओरिजिनल पेंसिल। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर कर लेते हैं। तो e⁻i ठीक है n साई/2 कॉमन ले लेंगे, इसका आधा कॉमन ले, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नेगेटिव पावर है, e⁻i n साई/2, ऐसा हमने सिंगल स्लिट में भी किया है साइन। और ये क्या होगा, e⁻i n साई/2 इतना हो जाएगा। वापस इंटू करोगे तो यही मिलना चाहिए। नीचे वाले को भी ऐसा ही करा, e⁻i साई कॉमन करा, i साई/2 कॉमन करा, तो ये होगा e⁻i साई/2 माइनस, और अब माइनस e⁻i साई/2, एक पॉजिटिव पावर एक नेगेटिव, वापस इंटू करोगे इसकी पावर हट के 1 हो जाएगा, और इसकी पावर ये बाई 2 हट जाएगा नीचे का फैक्टर, तो ये इतना बन गया। तो ये इसके बाद अगर थोड़ा सॉल्व और करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इसमें से ये देखो ये दोनों सेम है, तो ये ऐसा होगा, देखो e⁻i n साई/2, ठीक है, e⁻- साई/2, ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, अंदर वाला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, 2i, ठीक है, साइन n साई/2। ठीक है, और ये और ये नीचे वाले का फॉर्मूला क्या होता है, 2i साइन साई/2। ठीक है, 2i से 2i कट गया, तो ये ऐसा ही फॉर्मूला बन गया, देखो। और इसके बाद ये होगा e⁻i n, नहीं जो कॉमन है वो ले लो, i साई/2 कॉमन कर लोगे पावर में, पावर आपस में घट जाएंगी, तो ये अंदर कितना बचेगा, n-1। देखो बाहर e⁻i ये है, और ए थीटा के आगे का फैक्टर वही सेम है, और ये साइन, और ये क्या बनेगा, साइन इतना बाई इतना बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेम बन गया। देखो अब आप सोच रहे होगे कि साइन में ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, आगे पीछे कर लीजिए, यहाँ से एक नेगेटिव यहाँ से एक नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों ऐसे ही बन जाएंगे। तो फाइनली इतना आ गया, ये एम्पलीट्यूड है बाई एनसिलिड। ठीक है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर फिर से आ गया साइन का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये आपका कॉमन फेस है, और ये इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंटेंसिटी इज मॉड ऑफ ए थीटा स्क्वायर। तो सिंगल स्लिट वाली वीडियो में अगर आपने एम्पलीट्यूड से अगर आई निकालना सीखा है, ठीक है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा ये वाला फैक्टर हट जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे ये वाला फैक्टर को करो 1, और इसका करो स्क्वायर,
और ये इसका भी कर लो स्क्वायर, ये इतना बन गया। ठीक है, अब ये साई बाई टू को मैं वापस से क्या मान लेता हूँ, गामा मान लेता हूँ, एक नया फैक्टर। देखो वापस से साई बाई टू हो गया ना, जो वहाँ टू का फैक्टर हटाया था वो यहाँ जाके वापस हमको हटाना पड़ा। ठीक है, तो हमने जब इसमें रखा तो ये इसके बदले गामा, इसके बदले गामा। ठीक है, और सिंगल स्लिट के लिए हमारा कितना निकला था, आई नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा, ये तो इसकी वैल्यू है। और पीछे से एक नया फैक्टर ये निकल के आ गया, तो ये है इंटेंसिटी बाई एनसिलिट। ठीक है, सिंगल स्लिट का पोर्शन और ये एनसिलिट का पोर्शन। ठीक है, साइन एन गामा अपॉन गामा। यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या है, पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा। साई की वैल्यू क्या है, टू पाई डी साइन थीटा बाई लैम्डा इनिशियली कराया, और गामा इक्वल टू क्या है, साई बाई टू, इसका आधा। तो ये टू का फैक्टर हटा दो तो ये गामा की वैल्यू है। तो बीटा और गामा की वैल्यू में क्या फर्क है, बीटा की वैल्यू है पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा, याद रखना। और गामा की वैल्यू है पाई ए के बदले कितना आता है, डी साइन थीटा बाई, ए के बदले डी रख दो बस। बस इतना ही फर्क है, एनसिलिट के लिए इंटरफेरेंस वाला टर्म है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस टर्म ये निकल के आ गया, ये पीछे वाला। अब यही पूरी इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा। सिंगल स्लिट वाला पार्ट तो रहेगा ही, लेकिन मेनली कंट्रोल इससे होगा। इस फैक्टर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीटा है लेकिन यहाँ पर साइन गामा है, तो कुछ प्रॉपर्टी तो आपकी बदलेंगी ही ना। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं कि प्रिंसिपल मैक्सिमा कहाँ पर निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस टर्म की लिमिट निकालनी है। ठीक है, अगर लिमिट साइन एन गामा ओवर साइन गामा, ठीक है, और ये गामा टेंड्स टू एम पाई, मतलब अगर हम m की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3, अगर हम 0 लेंगे तो ये 0/0 की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी। ठीक है, ये 0, ये आपकी 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। अगर आप इसको पाई भी रखेंगे ना, पाई रखेंगे तो ये भी हो जाए एन पाई, एन एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो ये भी 0/0 की फॉर्म बनेगी। तो हर वैल्यू पे, लेकिन सिंगल स्लिट के लिए क्या था, बीटा टेंस टू 0 पे ही आपको मैक्सिमा मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हर गामा वैल्यू पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। अगर इसकी लिमिट निकालोगे तो क्या निकलेगी, अभी 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, नीचे वाले को ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे, लिमिट गामा टेंस टू एम पाई। ठीक है, ये आपका जो साइन एन गामा होगा ये हो जाएगा कॉस एन गामा, और इंटू एन आ जाएगा, अंदर वाले का करोगे, और नीचे वाला साइन गामा का क्या हो जाएगा, कॉस गामा हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें एम पाई रखोगे तो कॉस हर पाई में या तो +1 होगा या -1 होगा, ऊपर से ऊपर और नीचे से वो कैंसिल आउट भी हो सकती है। इसके बाद आप जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे तो ये एन स्क्वायर का फैक्टर आपको, गामा इक्वल टू एम पाई पे आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है। ठीक है, हर 1 2 3 4 ऐसा लेंगे, तो इसका मतलब अब हमें इसका पार्ट डिफरेंस निकालना है, तो हमें गामा इक्वल टू क्या मिल रहा है, गामा इक्वल टू एम पाई पे हमको मिला। अब गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू है पाई ए के बदले डी साइन थीटा बाई लैम्डा इक्वल टू एम पाई, इतना हो गया। और ये पाई से पाई के कैंसिल आउट हो गया, तो डी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, एम लैम्डा हो गया। तो इस पार्ट डिफरेंस पे आपको क्या मिल रहा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की ये कंडीशन हो। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, मिनिमा की कंडीशन को देखते हैं। आपको मिनिमा कहाँ पर मिलेगा, देखिए जो उसका उसका टर्म है वो है आपका क्या कहते हैं, साइन गामा अपॉन गामा। ठीक है, ये क्या है, साइन एन गामा बाई साइन गामा। ठीक है, अगर ये ऊपर वाला टर्म 0 हो जाए और नीचे वाला टर्म 0 ना हो, मतलब जहां पर ये 0 हो और ये 0 ना हो, ये 0 होगा तो इन्फिनिटी चला जाएगा टर्म, तो साइन एन गामा जहां पर 0 होगा वहां पर आपको मिनिमम मिलेगा, क्योंकि उसके लिए ये इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। साइन एम गामा 0 होगा, ऊपर वाला टर्म 0 होगा, तो पूरा ही टर्म 0 हो गया, तो इंटेंसिटी 0 होगी, तो मिनिमा हो गई। ठीक है, साइन एन गामा इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये क्या होगा, साइन पी पाई होगा। अब मैं पी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एन में ले चुका हूँ, एम में ले चुका हूँ, पी एक नया नंबर लेना पड़ेगा, इससे कट गया। तो एन गामा इक्वल टू पी पाई पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन पी को ये नहीं होना चाहिए, N2 N3 N नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों अभी बताता हूँ। ठीक है, और वहां पर क्या मिला था, बीटा इक्वल टू एन पाई पे आपको मिला था। ठीक है, अब इसमें रखोगे इस वैल्यू को। ठीक है, और ये बीटा इक्वल टू एन पाई पे, इस सिंगल स्लिट के लिए बीटा की वैल्यू क्या थी, पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा इक्वल टू क्या था, एन पाई। एन पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ये तो आपको सिंगल स्लिट के लिए मिल जाएगा, सिंगल स्लिट में ये मिल रहा था, बीटा वैल्यूज मिल गई, वहीं से हो जाएगी। और ये गामा वैल्यू के लिए क्या होगा, एन गामा की वैल्यू क्या है, पाई डी साइन थीटा बाई लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, पी पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया।
ठीक है, तो ये डी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पी लैम्डा अपॉन एन, ये पी लैम्डा अपॉन एन। अब अगर आप पी के बदले एन रखोगे, ठीक है, यहाँ पर ही रख दो, तो ये क्या है, गामा इक्वल टू है पी पाई बाई एन। ठीक है, पी 1 2 3 4 ऐसे नंबर है। तो अगर पी एन के बराबर ही हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये पी एन के बराबर हो, तो ये गामा इक्वल टू पाई आ गया। ये पाई वाला केस तो इसके अंदर पहले से इंक्लूड है, ये पाई पे तो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। तो पी को एन नहीं होने, 2n रखोगे तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई होगा तो 2 पाई का केस तो पहले ही इंक्लूडेड है, तो फिर से नहीं आएगा। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर है ना ये वाला गामा इक्वल टू एम पाई पे, तो यहाँ पर ये कुछ भी होगा पाई, फिर 3 पाई पे भी नहीं हो सकता, 4 पाई भी नहीं, उन उन वैल्यू को छोड़ के बाकी वैल्यू पे ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 5 स्लिट ली, ठीक है, एन इक्वल टू 5 है, तो पी की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, पी की वैल्यू 5 पॉसिबल नहीं हो सकती, एन पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है, 2n पॉसिबल नहीं हो सकती, ये 2n भी पॉसिबल नहीं है, तो 10 पॉसिबल नहीं हो सकती, 15 पॉसिबल नहीं हो सकती, तो पी की वैल्यू ये पॉसिबल नहीं हो सकती, 5 10 15। इसके बीच में क्या आएगा, 1 2 3 4 पॉसिबल हो सकती है, और जो ये 5 वाली है ये पॉसिबल नहीं है। 6 पॉसिबल हो सकती है, 7 8 9, फिर 10 पॉसिबल नहीं हो सकती अगर 5 सिलेक्ट। तो कितनी वैल्यू आ रही है, अगर मैं 5 सिलेक्ट के ले रहा हूँ तो 4 वैल्यू बीच में आ रही है, तो n-1 मिनिमा होंगे हमेशा, ये 5 वाला मिनिमा नहीं होगा, क्योंकि ये केस सेंट्रल मैक्सिमा बन जाता है, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ साइन एन गामा अपॉन गामा की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप अगर आप फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप यहाँ पर n इक्वल टू 4 ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, n=4 लेने पे क्या होगा आपका, 1 1 2 3 मिनिमा, 1 2 3 मिनिमा, 1 2 3 मिनिमा, हर वैल्यू के बीच में 3 मिनिमा मिलेंगे 4 सिलेंड लेने पे। ठीक है, इसको अभी अब बताऊंगा मैं। इसके बाद है कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन, मैक्सिमा के लिए कंडीशन है साइन एन गामा ओवर साइन गामा, ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम मतलब 1 हो जानी चाहिए फैक्टर। तो जहां पर भी साइन एन गामा इक्वल टू 1 होगा वहां पर होगा, साइन एन गामा कहां पर 1 होता है, तो साइन एन गामा होता है 1 कहां पर, 2n+1 पाई बाई टू के मल्टीपल पे, या तो पाई बाई टू पे, या 3 पाई बाई टू पे, या 5 पाई, प्लस माइनस होता है, स्क्वायर लगा हुआ है इंटेंसिटी में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसका मतलब एन गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n+1 इतनी होगी, इसको इंटू करो, 2n+1 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे कि अगर देखो अब ये गामा वैल्यूज है, ये इस तरफ को गामा है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखना भूल गए, ये गामा है, गामा इक्वल टू 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, -पाई पे, इन सब पे मैक्सिमा मिलेगा, तो ये चला गया मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमा, ये आपका हो गया सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, या प्रिंसिपल मैक्सिमा भी इसको बोलते हैं, ये सारे प्रिंसिपल मैक्सिमा है। ठीक है, इसके बीच में मैंने 4 स्लिट के लिए ये वाला डायग्राम बनाया, तो इसके बीच में 3 मिनिमा होंगे, देखिए मैंने लिखा है 1 2 3, ये मिनिमा ये मिनिमा ये मिनिमा, 3 मिनिमा, इसके बीच में 3 मिनिमा बना दीजिए अगर हम 4 स्लिट लिए। ठीक है, और 2 मैक्सिमा, इसके बीच में 1 2 3 मिनिमा, 2 मैक्सिमा, 1 2 3 मिनिमा, 2 मैक्सिमा। ठीक है, तो ये इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न है फॉर एन स्लिट। अगर आपने 11 स्लिट ले ली फॉर एग्जाम्पल, 11 स्लिट ले ली, तो बीच में कितने मिनिमा आएंगे, 10 मिनिमा आएंगे। तो सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा कहाँ पर, 0 पाई पे, ये आपकी गामा वैल्यूज है। ठीक है, और ये साइन एन गामा अपॉन गामा की वैल्यू है, तो यहाँ पर एक मैक्सिमा मिला आपको। ठीक है, इसके बीच में 10 मिनिमा मिलेंगे, देखिए मैंने नंबर से लिखा हुआ है, जूम करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इतने मिनिमा है, फिर ये मैक्सिमा मिलेगा। तो अगर हमको मिनिमा पता चल गया तो हमको मैक्सिमा पता चल, इसलिए मैक्सिमा वाला केस में डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, और जो और कन्फ्यूजन खाली। ठीक है, तो जैसे ही एन लार्जर होता है, साइन स्क्वायर एन गामा अपॉन साइन स्क्वायर गामा क्या होगा, शार्प होता जाएगा। देखो शार्प होता जा रहा है ना, अगर आप 100 सीरीज ले लोगे तो ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, लाइन टाइप की बन जाएगी। 200 सीरीज ले लोगे तो और पतली लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही एन वैल्यू बढ़ती जाती है ये शार्प होता जाता है। ठीक है, हर गामा वैल्यू पे। तो इसका मतलब है कि अच्छा डिफ्लेक्शन पैटर्न आपको क्या मिलेगा, लार्ज नंबर ऑफ स्लिट पे मिलेगा। तो ये एन स्लिट थी। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।